नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोके। मैं अखिलेश आनंद हूं। आईपैक के दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी के छापे पर ममता बनर्जी और बीजेपी आमने सामने है। ममता बनर्जी ने आज विरोध में मार्च आयोजित किया। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि आईपैक पर ईडी का छापा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। दोनों ही पक्ष कोर्ट पहुंच गए हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। विपक्ष का आरोप यह कि चुनावी राज्यों में एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या बंगाल चुनाव में अब एजेंसियों की जो रेड है वही मुद्दा है? अगर कुछ गलत नहीं होता तो एजेंसियों से आखिर किसी को परेशानी क्यों? क्या चुनाव के समय ऐसी कार्रवाई से जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं जो बुनियादी मुद्दे होते हैं? क्या बीजेपी एजेंसियों के जरिए दीदी पर दबाव बना रही है? और सवाल यह भी है, क्या ममता ईडी की रेड पर विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें कई खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था। ये दिन दहाड़े डकैती है जो अमित शाह कर रहे हैं। जो भी करते इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाते। जो वहाँ काम कर रहा है उनको आईपैक के अकाउंट में रिश्वत देना पड़ रहा है। ये बीजेपी सरकार का जो मनमानी है, उसको जो अत्याचार है, इससे यही साबित होता है। ये मुख्यमंत्री वो जाकर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ईडी की रेड, बस 3 शब्द ही सुन देख लें, हमें समझ में आ जाता है कि किसी गैर भाजपा राज्य में ईडी पहुंच गई। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त जी न्यूज पर मौजूद है। डॉक्टर जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी हैं प्रवक्ता जेडीयू के, उनसे भी बातचीत होगी। अजितेश पांडे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। डॉक्टर सुबोध मिश्रा हैं आरजेडी से हमारे साथ। शुभांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनिल झा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और नवीन कुमार जिंदल भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। पहला सवाल जफर साहब आपसे ही है। टीएमसी के लोग कह रहे हैं ये तो डकैती है, वो भी दिन दहाड़े डकैती। भाई ऐसा है कि ईडी अपना काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है। आज तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री ईडी की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करे, पेपर छीन ले और कार्रवाई में हस्तक्षेप करे। भाई अगर आपको किसी चीज का डर है, वो डर छिपाने का ये तरीका थोड़ी है। आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही है कि एक मुख्यमंत्री किस तरह से इंटरफेरेंस कर रही है, किस तरह से पेपर छीन के लेके जा रही है। या तो आप कोई दस्तावेज जो आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपने जितना गलत काम किया है उसको आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज जो है ये साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी जो है एक करप्ट सरकार चला रही है, वहां बेतहाशा करप्शन हो रहा है और उनके भतीजा उसमें पूरे तौर से इन्वॉल्व है। इसलिए जब अभी ईडी अपना काम कर रही है तो इनको पेट में दर्द होने लगता है और ये इस तरह के बहाने ढूंढते हैं कि इस राज्य में, उस राज्य में। भाई ईडी आईपैक का ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, उसमें आपका क्या लेना देना है? आप क्यों दौड़ की जा रही है? क्या कारण है कि आपको जाना पड़ रहा है? ठीक है, अगर आपके दफ्तर में हो तो समझ में आता है, बट सिटिंग सीएम को क्या अधिकार है कि वहां जाने का? मैं इसका जवाब लेता हूं जफर साहब, मैं इसका जवाब लेता हूं, लेकिन अवधेश जी आपसे इस पर एक टिप्पणी पहले मैं चाहूंगा, फिर चर्चा आगे मैं बढ़ाऊं। ऐसी कहानी तो शायद हमने फिल्मों में भी नहीं देखी है। ये जो पटकथा नजर आई कि मुख्यमंत्री ही लाव लश्कर के साथ, पूरे महकमे के साथ रेड के दौरान पहुंच जाए और वहां से फाइल लेकर चलती बने। नहीं, केवल फाइल लेकर चलती बनी उतना ही नहीं है, फिर वो एक चोरी और सीना जोड़ी हाईकोर्ट में चली जाएं,
वो केवल उतना ही नहीं किया ना, हाईकोर्ट में जाके भी उन्होंने कहा कि नहीं इस पर FIR दर्ज कराओ, इस पर कानूनी कार्रवाई करो ईडी पर। तो ये तो एक भयावह परिस्थिति है। हालांकि पश्चिम बंगाल में हमने इसके पहले NIA पर हमले होते देखे हैं। जब आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में NIA गई थी, चाहे वर्धमान हो दूसरी जगह हो, तो उस पर हमले हुए, उसको खदेड़ा गया। संदेश खाली में जब छापा मारने गई थी तो 3 से 4 हजार लोगों ने खदेड़ना शुरू किया, किसी प्रकार जान बचानी पड़ी है। तो वो तो पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसा लग रहा है जैसे वो भारत के संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था से अलग कोई ऐसा राज्य है जिसके लिए कोई अलग कानून है। अब वहां जो खबर आ रही है कि अगर DGP, जैसा कि ईडी के अधिकारियों ने कहा, 3 केवल ईडी के अधिकारी थे वहां, आप सोचिए, उसके साथ अगर 50, 60, 70 पुलिस पहुंच जाए, तो ममता बनर्जी की पुलिस, उनके सुरक्षा वाले पहुंच जाए, स्वयं DGP वहां हो जाए, तो क्या सिचुएशन क्या रहा होगा। ईडी अधिकारी ने कहा कि DGP ने हम लोगों को कहा कि आप कुछ भी जो है बरामदगी मत दिखाओ, अगर दिखाओगे तो अरेस्ट कर लेंगे, यहां कोई भी कागजात मत बनाओ। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, अब इसका तो विचार करना पड़ेगा, इसका उत्तर कैसे दिया जाए। लेकिन एक बात सच है कि अगर छापा आईपैक के दफ्तर पर पड़ रहा है, एक कॉरपोरेट कंपनी है, आरोप यह है कि भाई जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स घोटाला हुआ है उसमें जो पैसे आए हैं वो हवाला के जरिए या नकदी इनको आए गए हैं, उसकी जांच हो रही है। तो इसमें ममता बनर्जी, उनकी पार्टी की इतनी रुचि और इतना गुस्सा पैदा होने का क्या कारण है? ठीक है, अजितेश पांडे, रस दब गई है कि इसमें तो हम भी चले जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि इस छापे का पॉलिटिकल कनेक्शन ये है कि चूंकि चुनाव होने वाले पश्चिम बंगाल में, इसलिए बीजेपी करवा रही है। आज 100% आज देखिए आपका जफर इस्लाम जवाब दीजिए। यही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं पहले जफर इस्लाम जी से। जफर इस्लाम जी, चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसलिए ये सब आप लोग करवा रहे हैं। अब भाई ये करप्शन आईपैक ने किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वहां है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें एक ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री की हैसियत से वहां जाकर रोक रही है उस इन्वेस्टिगेशन को। उन्हीं की पार्टी को तो पॉलिटिकली सलाह देती है ये कंपनी। तो IT हेड है प्रतीक जैन, अरे सलाह नहीं देती है, वही तुम्हें बता रहा हूँ, सलाह नहीं देती है, पैसे का सब खेल है। ये सारा पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग करती है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अगर वहां पर जाती है एजेंसी, तो एजेंसी के साथ रोकने का क्या अधिकार है क्या ममता बनर्जी को? बिल्कुल नहीं अधिकार है। ऐसे में इलेक्शन हो या ना इलेक्शन हो, उससे क्या लेना देना? इलेक्शन कहीं भी होता रहता है, कहीं भी काम होता रहता है। आज आप ये बताइए, हरियाणा के प्रॉपर्टी जब्त हुए, तो क्या हरियाणा में इलेक्शन है क्या? MGF और हुड्डा जी की और बाकी लोगों की प्रॉपर्टी जब्त हुई, तो क्या वहां इलेक्शन है? मैं पूछता हूँ, क्या इलेक्शन है वहां? इलेक्शन से कोई लेना देना जवाब लेता हूं। शुभंकर भट्टाचार्य भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। करप्शन से लेना देना। ठीक है जफर साहब, आता हूं आपके पास। शुभंकर भट्टाचार्य हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं हमारे साथ। लेकिन शुभंकर जी, सवाल ये खड़ा होता है जो जफर इस्लाम भी कह रहे हैं, अगर छापा पड़ा भी, अगर केंद्रीय एजेंसियां वहां छापा मार रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं, तो वहां पर ऐसे एक मुख्यमंत्री का पहुंच जाना अपने अधिकारियों के साथ, कुछ फाइल उठाकर बाहर आ जाना, क्यों? आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, एक बात समझने की जरूरत है। अगर आईपैक एक ऐसी कंपनी होती जहाँ पे कि भाई कोल घोटाला का सारा चीज़ जो है उसका सेंटर पता चलता, सिर्फ उसका केंद्र होता, वो एक ऐसी कंपनी होती जो कोयला लेके व्यापार कर रही होती, जिसका पॉलिटिकल कोई अपना कोई मुद्दा ना होता, कोई मसला ना रहा होता, तो एक बात होती। लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आईपैक एक एडवाइजरी एक कंपनी रही है, और ये बात आज बीजेपी कह रही है। जबकि मजे की बात ये है, एक टाइम पे आईपैक ने बीजेपी को भी एडवाइजरी सर्विस दी है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि आईपैक क्या है। दूसरी बात, जब ये मामला जो आया ये 2021 से था, 2021, 22, 23, 24, 25 सो रही थी ईडी। अचानक जब सामने आता है तो वो आईपैक के दफ्तर में आप उन दस्तावेजों को आप छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं जो दस्तावेज इलेक्शन से रिलेटेड हैं। आप जो वहां से लेके जा रहे हैं उसमें इलेक्टोरल बुक्स हैं, वहां पे उनके जो ब्लॉक के जो डेटा है वो डेटाज उनके पास मौजूद हैं। दीदी ने अपने कल जो है जो फाइल उनके पास थी, उन्होंने उसके टॉप पर वो दिखाया कि देखिए इसमें से हमारे जो है अपने जो वोटिंग डेटा हमारे पास है, जो हमारे अपने जो इसके जो हमारे अलग अलग
जो पार्टी कमिटीज के जो डेटा रहते हैं, हमारे कैंपेनिंग डेटा है, हमारा जो मैं आपकी बात समझ गया कि उसमें कई तरह की खुफिया जानकारियां हो सकती हैं। टीएमसी की जो रणनीति है उससे संबंधित कागजात है, ये ममता बनर्जी खुद भी ये सारी बातें कह चुकी हैं। मेरा ये सवाल नहीं है, मैं जफर इस्लाम से उसका जवाब लूंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो कि संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, अचानक से कहीं छापा पड़ रहा है, केंद्रीय एजेंसी के लोग छापा मार रहे हैं, वहां पर वो खुद पहुंच जाएं अपने लाव लश्कर के साथ, तो भला फिर काम कैसे होगा? एक जवाब देना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं। ये तो किसी भी राज्य में फिर होने लग जाएगा। वो इसलिए हाँ उसका शुभंकर जी वो उसका आता हूं जफर साहब, आता हूं पहले शुभंकर जी। अगर आज के दिन में देखिए, एक बात तो है कि बीजेपी के शासन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई मतलब तो रह नहीं गया है। अगर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भाई हम तो अपने ईडी के एजेंसी के द्वारा हम इस इलेक्शन को हाईजैक करेंगे, आप चुपचाप बैठे देखते रहिए, तो ममता बनर्जी क्यों करेंगी? दूसरी बात, ममता बनर्जी वहां पे जाके वो कोल घोटाले की डॉक्यूमेंट्स लेके गई है, इसका कोई सबूत है भाई आप कोर्ट में जाके पेश करिए, अगर ऐसी बात होगी सामने आ जाएगा। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट सर एक बात बताइए शुभंकर जी, चलिए एक लेमैन की तरह बात कर लेते हैं, मैं और आप। हमारे घर में किसी एजेंसी के लोग आते हैं, एक बार सुन तो लीजिए सर, तो उस दौरान क्या होता है? अमूमन ऐसा होता है कि जब छापा पड़ता है पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया जाता है, पूरे घर को घेर लिया जाता है। जब तक छापा पूरा ना हो जाए कहीं से कोई दस्तावेज ना लेकर कोई जा सकता है ना आ सकता है। एक मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाए और डॉक्यूमेंट्स उठा के चल दें, अपनी गाड़ी में रख लें, अपने अधिकारियों के साथ पहुंच जाए, तो ये तो सरकारी काम में बाधा वाला मसला भी हो जाएगा। फिर बात ये सरकारी काम में मसला वाला नहीं है, मैं वही तो बात कह रहा हूं। ये यहां पे इलेक्शन को प्रभावित करने का मसला है। अगर ये मामला आज के दिन में सिर्फ इस बात का होता, आप ये नहीं भूल सकते कि उस प्रदेश में सामने इलेक्शन है और बीजेपी वहां पे इनके कैंपेन चोरी करी, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनके डेटास को चोरी करने की कोशिश करी है, जिसका कि इसके क्यों चुराना चाहते हैं भाई जफर इस्लाम साहब? उनके स्लोगन्स वगैरह चुरा के आपको क्या मिल जाएगा? किया जा रहा है। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। बीजेपी की एजेंसी का जफर इस्लाम अरे भाई, उनकी चुनाव की ममता दीदी की चुरा के क्या करिएगा आप? जो पार्टी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंची, जो पार्टी 18-20 एमपी है, उनको इनकी क्या जरूरत है? जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है, जनता इनको पूरे जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं, जनता हमको आशीर्वाद देने वाली है, तो ये इस तरह का ट्विस्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं। आशीर्वाद देने वाली तो उनकी फाइलें क्यों ले जा रहे हैं आप लोग जो टीएमसी वाले? अरे वही तो कह रहे हैं, ये सब झूठ है, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, हमें इनके फाइल से कोई लेना देना। जो ये करप्शन वाली फाइल थी उसको लेके गए, उससे सारा भंडा फूटने वाला, भंडा उनका फूटने वाला था कि कैसे कैसे जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ रखा है, कैसे कैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ईडी के प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ईडी के प्रवक्ता हैं, किसी ईडी के प्रवक्ता बुलाइए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री बताती है, मुख्यमंत्री खुद ही से ईडी के केस को मजबूत कर दिया मुख्यमंत्री ने, वहां स्वयं जाकर अपने अधिकारियों के साथ जाकर उन्होंने मेरा केस मजबूत कर दिया। आपके पास अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं था तो क्यों गई वहां पर? क्यों गए बताइए? ठीक है, मेरे साथ राजीव रंजन मौजूद हैं। रेप हो रहा है वहां पर। ठीक है, शुभंकर जी आता हूं आपके पास, लेकिन राजीव रंजन जी, लेकिन यहाँ जाती है। हाँ, राजीव रंजन जी वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। राजीव जी ये बताइए मुझे, इस तरीके से काम लेकिन कैसे होगा? अगर केंद्रीय एजेंसियां कहीं काम करने के लिए जा रही हैं, छापा मार रही हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच जाए, वहां से फाइल उठा लें, अपने अधिकारियों के साथ पहुंच जाए, तो ऐसे में कैसे काम होगा? जिस जगह भी कोई और सरकार होगी, पूर्व में भी हमने हालांकि इस तरह के कई मामले देखे हैं, तो फिर तो एजेंसियां काम ही नहीं कर पाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान प्रदत्त शक्तियां अगर किसी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास हैं कि वो छापे डाल सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कहीं है, कहीं कोई स्कैम है, तो निसंदेह उन्हें अगर इस तरह के सबूत उनके हाथ लगे हैं तो उसकी जानकारी लेने के लिए वो छापे डाल सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये लगातार, चाहे वो संदेश खाली का प्रकरण हो या इसके बाद कई ऐसी घटनाएं हैं जब वहाँ केंद्रीय एजेंसियों के साथ वहाँ पश्चिम बंगाल में टकराव की खबरें आई। बाजाप्ता पश्चिम बंगाल पुलिस का इस्तेमाल ममता जी ने किया। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच के टकराव में कोलकाता के एक पुलिस कमिश्नर को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हुए। बिल्कुल, बाजाप्ता गृह मंत्रालय ने उन्हें हटाए जाने के संबंध में निर्देश भी दिया था, लेकिन ये गहरी अवज्ञा का भाव जो ममता जी के अंदर केंद्र को लेकर के है,
ये केंद्र राज्य के सेहत को लेकर के भी ये शुभ संकेत नहीं है। वो लगातार किसी न किसी बहाने टकराव का रास्ता ढूंढती हैं और ये सच है। और सवाल ये तो ये दाल है, में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है। राजनीतिक मामलों के भी आप जानकार हैं। सवाल तो ये संवैधानिक संकट के हालात नहीं बन जाएंगे अगर ऐसे होगा तो? भाई स्टेट मशीनरी का हिस्सा होती है पुलिस जो होती है, और उसकी मुखिया एक तरीके से मुख्यमंत्री खुद हैं। अब वो अगर पहुंच जाए कहीं पर छापे के बीच में तो छापा पड़ेगा कैसे? कैसे एजेंसियां काम कर पाएंगी? देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस का राजनीतिकीकरण जिस तरह से ममता जी ने किया है, जो लेफ्ट के दौर के जो यादें हैं वो भी पीछे छूट गई हैं। उस दौर में भी पुलिस का दुरुपयोग होता था, लेकिन इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब हालात ये हैं कि अपराधियों का, राजनेताओं का और पुलिस का जो एक संगठित त्रिकोण है, ये एक बात वो समझ चुके हैं कि उनकी वापसी नहीं होने जा रही है और ये हताशा और बौखलाहट है। अच्छा, आपको लगता है ये हताशा बौखलाहट है? ठीक है, आपके खिलाफ आरोप। हाँ ठीक है सर, आता हूं आपके पास। मेरे साथ नवीन जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन नवीन जी, इस पूरे मामले का एक पहलू और भी है जिसकी तरफ शुभांकर जी भी बार बार इशारा कर रहे हैं, टाइमिंग। किसी भी विषय में आप देखिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइमिंग की अगर हम बात करें, चुनाव होने वाले हैं ये सबको पता है, ये कोई छुपी बात तो है नहीं, तो चुनाव से इसे कैसे ना जोड़ा जाए? जो बीजेपी कह रही कि नहीं चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, टीएमसी बार बार यही कह रही है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, तो एक तरीके से वहां पर जो एजेंसियां हैं वो बीजेपी के उसके तौर पर काम कर रही हैं। अखिलेश जी, वैसे तो जिस प्रकार का काम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किया है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री किसी प्रकार से कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप पॉलिटिकल लोगों के किसी प्रकार का हस्तक्षेप ब्यूरोक्रेसी पर नहीं करते, वरना अब तक लग गया होता। मुझे बताइए, बिना जांच से पहले इन्होंने कैसे तय कर लिया कि उस संस्था के अंदर कोई भी आईपैक ने गड़बड़ नहीं करी? जो डॉक्यूमेंट्स वो ममता बनर्जी उठा करके लेके गई हैं, उसमें कितनी मनी लॉन्ड्रिंग, कितना ट्रांसफर हुआ है, किसको कितना पैसा गया है, इसकी जानकारी भी तो हो सकती थी। इसकी जानकारी भी हो सकती है उन कागजों में। उनको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि हाँ उसको बचाने के लिए ये नहीं लेकर के गई हैं? इसके अलावा मुझे ये बताइए सबसे महत्वपूर्ण बात कि चाहे वहाँ वैसे पहले बोल ही रहे थे सीबीआई की रेड पड़ी हो या फिर संदेश खाली का मामला हो, अनेक बार देखा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब भी सेंट्रल एजेंसी ने किसी करप्शन को रोकने के लिए वहां गए, उससे पहले स्टेट पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसके बीच में टशन होती है। राजनीतिक हस्तक्षेप ब्यूरोक्रेसी में सबसे अधिक अगर कहीं है तो पश्चिम बंगाल के अंदर है। दूसरी बात, आज पश्चिम बंगाल के अंदर देश भर में हर 6 महीने में चुनाव होते रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। तो क्या सेंट्रल एजेंसियां ईडी सीबीआई काम करना बंद करें? आप वन नेशन वन इलेक्शन जो कहा था उसकी बात मान लीजिए। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आता कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए किसी भी करप्ट व्यक्ति की मदद कैसे कर सकती हैं? ठीक है, डॉक्टर सुबोध मेहता हमारे साथ हैं, आरजेडी के नेता हैं। इसका मतलब उस ईमानदार है, ये आगे नहीं कर सकता, इसका सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है? जी नवीन जी, आऊंगा मैं आपके पास फिर से। सुबोध जी मेरे साथ जुड़ गए आरजेडी से। सुबोध जी, जो बात कह रहे थे नवीन जी भी कि देश में कहीं ना कहीं तो चुनाव होता ही रहता है, तो क्या एजेंसियां काम करना बंद कर दें? अगर करप्शन का कोई मामला है, भ्रष्टाचार का कोई मामला है, आरोप लग रहे हैं कि कोल स्कैम हुआ है, उसका पैसा हवाला के जरिए पहुंचा इस कंपनी में, तो क्या छापा ना मारा जाए, उसकी जांच ना की जाए? और जांच की जाएगी तो मुख्यमंत्री इस तरह से पहुंच जाएंगे? देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो अभी ये कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल है। आप पिछले 11-12 सालों में देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल रहनी चाहिए थी, पर ये ब्यूरोक्रेसी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। और अभी ये बात बंगाल की कर रहे थे, पूरे भारत में ब्यूरोक्रेसी कमिटेड हो गई है और कमिटमेंट उनका एक पार्टी के पक्ष में है। अब जहां तक बात रही कि पिछले 12 सालों में देखिए लगभग 20,000 केस ईडी और जो है आईटी के लोगों ने रेड मारा है, 20,000, और उसमें कन्विक्शन क्या हुआ है? 100 केसेस में भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो जो कन्विक्शन और जो रेड मारने का जो इनका जो पैमाना बढ़ा हुआ है, 98% केसेस में ये ओपोजिशन पार्टी के ऊपर ये रेड मारते हैं और टाइमिंग इनका एकदम खास होता है, इलेक्शन के कुछ दिन पहले ये काम करते हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है हर इलेक्शन में, करप्शन करना छोड़ दीजिए, में ये जो है रेड मारते हैं। एक काम करना है आपको, करप्शन करना छोड़ देना, माध्यम से जीतने का इनका तरीका खत्म हो गया है और ये ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से। जफर इस्लाम कह रहे हैं आपको कि करप्शन करना छोड़ दीजिए, करप्शन करना छोड़ दीजिए, नहीं छापे पड़ेंगे। छोटी सी आपसे दरखास्त है, आप लालू यादव जी की पार्टी से है ना, बता दीजिए। भैया आप किस पार्टी से हो? गोधरा वाले के पार्टी से हो?
अरे तो यहाँ बता दिए चोरी करना, करप्शन मत करे, तर्क बात करिए, क्या करप्शन करना छोड़ दीजिए। आपके घर में नहीं जाएगी ईडी जाती वहां जहाँ करप्शन है। आईपैक में करप्शन है, आपको क्या मालूम? कैसे तो है भाई, ममता बनर्जी काहे को मांग गए? ममता बनर्जी कभी चीफ मिनिस्टर को देखा है? इतिहास में कभी देखा है चीफ मिनिस्टर को? इतिहास में कभी देखा है चीफ मिनिस्टर को? देखा है हम जाते हैं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। चीफ मिनिस्टर को कभी जाते हुए देखा है? इतिहास में बताइए। उस वक्त ही जा सकती है जब तक उसकी पोल खुलने की डर ना हो। पोल खुलने का सुबोध जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर हमारे साथ और कुछ लोगों के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर इसलिए पहुंची, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए सर, क्योंकि उनको डर होगा कि कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए खुद पहुंच गई फाइल लाने के लिए। देखिए बहुत डर अमित शाह जी को है, डर नरेंद्र मोदी जी को है। हार को देखते हुए ये ईडी को आगे करते हैं, और फिर आप डर का बहाना लगाते हैं कि डर हम लोग डर गए। डरे हुए वो लोग हैं पूरे भारत में, जब जब इलेक्शन होता है ये डर कर जो है ईडी को आगे कर देते हैं। 20,000 रेड किसने मारा है पिछले 12 सालों में, ये बताइए हमें। ठीक है, आपका ये कहना है कि ईडी की जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, मामूली है, यानी कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। केस में कन्विक्शन है। ठीक है, राजनीतिक फायदे के लिए। समझ गया, आपकी बात मैं समझ गया। अनिल झा मेरे साथ है आम आदमी पार्टी से। अनिल जी, सवाल वही, बुनियादी सवाल वही, अगर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, अगर कहा जा रहा है कि कोयला घोटाला हुआ, उसका पैसा वहां पर पहुंचा इस कंपनी में आईपैक तक हवाला के जरिए, ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है। इस आरोप के आधार पर मैं कह रहा हूं दिल्ली तो में जांच ना करें, एजेंसियां इसकी जांच ना करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं पर ईडी ने छापा मारा। श्री अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मिस्टर जैन साहब और मनीष सिसोदिया जी पर। आखिर वो चुनाव के आसपास था, जैसे कि आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर उस ईडी के छापे में क्या प्राप्त हुआ? ईडी को मिला क्या? और निर्दोष व्यक्तियों को, जैन साहब को बाद में अदालत ने बरी भी कर दिया। निर्दोष व्यक्तियों को इतने दिन जेल में रखा, 4.5 वर्ष, तो क्या ईडी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? ममता बनर्जी ने कल बहुत बड़ी गलती कर दी, वहां पर वो गई तो ईडी के लोगों को अरेस्ट करा लेना चाहिए था, कि वो इनलीगल एक्ट था। आप इनलीगल एक्ट के तहत वहां पर गए थे, ये बिल्कुल प्रूफ है। देखिए आप, ये बिल्कुल वास्तविक और सत्यता, ईडी के लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अरेस्ट राज्य सरकार को, ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी गलती की। राज्य सरकार की पुलिस को ईडी को वहां अरेस्ट करना चाहिए था, उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। कि तुम सिर्फ, ये बात पूरे देश में बार बार पूछी जाएगी कि आप सिर्फ इलेक्शन के आसपास क्यों करते हैं, क्यों ऐसे छापे पड़ते हैं? दिल्ली में ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ रहा? दिल्ली में क्यों नहीं पड़ रहा? अब बिहार में क्यों नहीं पड़ रहा? अब बंगाल में ही क्यों पड़ रहा है? जवाब ले लेते हैं जफर इस्लाम जी से। जफर इस्लाम जी, अब दिल्ली में छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? जफर इस्लाम जी क्या बताएंगे? नहीं सुन तो लीजिए, आप अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, जनता के सामने समझ में आ गए कि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि जनता का काम इन्होंने किया नहीं, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। अब ये जिस तरह की बातें करते रहे, हकीकत है कि जनता ने नकार दिया, इसलिए कि इतने सारे उन्होंने वायदे किए। दिल्ली में आप छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? छापे रुक गए, झूठ का पुतला खुल गया। कोई ना तो कोई स्कूल बनाया, ना तो कोई डिस्पेंसरी बनाया, खाली झूठ का झूठ फैलाया। अच्छा, मैं अवधेश जी के पास जरा जाना चाहता हूं, उसके बाद आता हूं जफर साहब आपके पास। 1% का फर्क है। अनिल जी रुक जाइए थोड़ा सा। पाखंड से काम करते हैं, सुनिए। तुर्कमान गेट पर 1.5% लोग ही जनता ने नकार दिया ना आपको। आपको सरकार इतनी सारी सीटों से हारे ना, इतनी सारी सीटें। अनिल झा, जफर इस्लाम, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। अवधेश जी, चूंकि एक बात, बड़ी बात कह दी अनिल झा ने, एक बड़ी बात कह दी, मुझे लगता है उस पर एक कमेंट मुझे आपसे चाहिए, आपकी टिप्पणी में चाहूंगा। अनिल झा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कम किया कि फाइल उठाकर ले गई, उन्हें तो अरेस्ट करवा देना चाहिए था ईडी के लोगों को वहीं पर। बिल्कुल, हमने गलती करी। अवधेश जी तो सवाल है भाई, आपसे नहीं है। असल में ईडी शामिल है। एक मिनट शांत हो जाइए। असल में क्या है, नहीं पहले कुछ फैक्चुअल चीजें गलत बताई गई। देखिए, जो सत्येंद्र जैन की रिहाई हुई, सीबीआई ने एक मामले में स्वयं क्लोजर रिपोर्ट जारी किया, लगाया था, उसको कोर्ट ने स्वीकार किया। बाकी मामले उन पर चल रहे हैं। सेकंड, जो ये बता रहे हैं कि क्या मिला है, तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय क्या कहा
कि आप सचिवालय नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकते हैं। तो अब इससे ज़्यादा स्ट्रिक्चर क्या हो सकता है? और क्या दिल्ली में पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बनाने की कोशिश हुई, इसमें भ्रष्टाचार साबित होगा तब माना जाएगा? और तीसरी बात आई है कि ईडी के कन्विक्शन रेट पर देखिए, ईडी ने जो केस न्यायालय में गया है उसमें भाजपा की सरकार है 94% सुना, 94% कन्विक्शन रेट है। सुनिए अरे अनिल भाई सुनिए, अनिल भाई एक एक करके बोलिए ना, अपनी बात एक एक करके। और मनीष सिसोदिया जी 1 साल से ज्यादा समय, देखो मैं तू में विश्वास नहीं करता हूं। 10 वर्षों में अगर मैं जो बोल रहा हूं फैक्चुअली गलत है तो आप बताइए। केंद्र राज्य संबंध, भाई बीच में बोलेंगे नहीं बोल सकता ऐसे। अनिल भाई टेक्निकल चीज समझिए, नहीं, बहुत सारे लोग हम लोग अरे भैया अनिल जी अगर थोड़ा दो लोग एक साथ बोलेंगे कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। अवधेश जी को बात खत्म करने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। अवधेश जी बोलिए। बोतल के साथ बोतल, अनिल जी चुप हो जाइए प्लीज, अवधेश जी को बोलने के साथ क्रेट फ्री मिल रहा है। बीच में बोलेंगे तो मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईडी पर यही आरोप लगाया जाता है कि उसका कन्विक्शन रेट कम है। ये बिल्कुल गलत है। ईडी जितने मामलों को न्यायालय में ले गई है उसका कन्विक्शन रेट 94.5% है, 94.5% है। देश के सामने डाटा आ चुका है। इसका अर्थ है कि ईडी जो केस करती है वो साबित हो रहे हैं। पिछले साल 53 केसों में सजा हुई है, ये किसी को पता नहीं। अब आते हैं सेकेंड बात पर। देखिए पश्चिम बंगाल में जितने भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, मैं समझता हूं कि इतिहास में किसी सरकार का एक रिकॉर्ड है और सभी मामले अंततः ऐसे ही लड़ी है और हाईकोर्ट के आदेश से दायर हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से केस चले, सुप्रीम कोर्ट तक विषय आया। कोई एक मामला बता दीजिए, चाहे वो शारदा हो, नारदा हो, चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, चाहे वो मनरेगा का घोटाला हो, अपॉइंटमेंट के घोटाले हो, लेकिन पैसे को रखने के लिए घर बनाए गए। नहीं, थर्ड बात मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी अगर अरेस्ट कर लेती, हालांकि अरेस्ट का सिचुएशन था, तीन केवल ईडी के अधिकारी थे वहां, 3 लोग वहां छापा मार रहे थे जहां वो पहुंची हैं। अच्छा। और इनके डीजीपी थे, इनके सुरक्षा गार्ड थे, पुलिस कर्मी थी। क्या वहां हालत हुई होगी उसकी कल्पना कानून के तहत थे। अच्छा एक बात बताइए, ममता भट्टाचार्य ठीक है, उन्होंने हिम्मत दिखाई है। देश कोई सेंटर स्टेट अधिकार है कि नहीं, मुख्यमंत्री के अधिकारों की कोई सीमा है या नहीं है? सर अधिकार है, शुभंकर भट्टाचार्य जी से मेरा सवाल है। अनिल झा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो एक सलाह दे रहे हैं ममता बनर्जी को कि ममता बनर्जी ने कम किया, उन्हें तो गिरफ्तार करवा देना चाहिए था ईडी के लोगों को। सबसे पहले एक बात है, मैं समझता हूं कि जी न्यूज़ की बहुत बड़ी एक मजबूरी रहती होगी कि शायद इन लोग को हिम्मत नहीं हो पाती है कि जब ये जो आरोप लगाने वाले उनको खुली छूट रहती है, जितना चाहे बोल सकें, जब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए एक मिनट, ना लेकिन अगर आपको काउंटर, देखिए मैंने अभी एक पूरा सेंटेंस अगर आ रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते क्यों बुलाते हैं आप? इसमें इस तरह के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बात पास में क्या नहीं आया, क्या आपने अपनी बात नहीं रखी, क्या मैं दोबारा आपके पास नहीं आ रहा हूं, इस तरह के कमेंट्स का क्या मतलब है बताइए? आपने यही पे आपने तुरंत साबित कर दिया। बात कर रहे हैं ना, फिर मुझे नहीं बोलने दिया। आपने फिर मुझे नहीं बोलने दिया। बोलने नहीं, आप आरोप लगा के कैसे निकल जाएंगे? और मैं जब भी बोलूंगा आप स्वयं टोक देंगे। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप यूट्यूब पर जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको मैंने मौका ना दिया हो बोलने के लिए, आपने भरपूर बोला, अनइंटरप्टेड बोला, दोबारा आपके पास आ रहा हूं, इस तरह के आरोपों का क्या मतलब है सर बताइए? आप प्लीज वीडियो खुद देखिएगा। डिबेट जो है ना डिलेट हो जाती है। ना जब तर्क नहीं बचता है ना, तर्कश में जब तर्क के तीर कम हो जाते हैं तो आरोप लगाकर बचना सबसे आसान तरीका नजर आता है। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, आप विषय पे आइए, व्यक्तिगत होने कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, कंटिन्यूअस आप बोल रहे हैं। अगर आप मुझ पर आरोप लगाएंगे तो मैं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। गलत आरोप लगाएंगे तो सवाल का जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को तो ये कहना चाहिए था कि ईडी के लोगों को गिरफ्तार करवा नहीं सह सकते। अरे भागने का है तो भाग जाओ भाई, बोलिए ना भाई, अपनी बात रखिए। बहाने बनाकर मत भागिए।
ये देखिए, सब कुछ देख रहा है, ये जनता है देख रही CCTV है, की हकीकत। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ है तो बोलिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ आपकी बात होने जाएगी, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन आप बोलिए, आरोप मत लगाइए, आरोप लगाकर भागने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, अपनी बात रखिए, मुद्दे पे आइए, बोलिए। शुभंकर जी बोल रहे हैं, उनकी बात होने जाएगी, बोलिए शुभंकर जी। ईडी को छापा मारना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ से विदेश भागे, जिसे भगाया गया, ईडी छापे मार रही है। अरे शुभंकर जी को बोलने दिए भाई, ना जीत सके उसे रोकने के लिए। भाई कल तुर्कमान गेट पे बीजेपी के लोगों ने चले गए क्या? शुभंकर जी अगर है तो आप अब रखिए, अपनी बात रखिए। भाग जाएंगे, लग रहा है भागेंगे। देखिए फाइल लेके भाग जैसे लेके भागी ममता। बदतमीजियां यहाँ पे जो है चैनल पर बैठ के जफर इस्लाम जैसे आदमी को अगर उनको करने की अगर इजाजत दी जाती है तो माफ इजाजत दी जाती है, नहीं दी जाती है, अभी तक यहाँ पे कई यहाँ पे जो है के पास जब मैं जाऊंगा अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखिए। आप बताइए कि कौन सा फाइल लेके क्यों भागी ममता बनर्जी, इसका जवाब दीजिए। जनता ये जवाब चाह रही है। जफर इस्लाम के बारे में टीका टिप्पणी करने से ऐसा है आप यहाँ पे जनता, अरे बंद करो यार, चुप करो, जफर इस्लाम बंद करो अपनी बकवास, बात को दूसरे को बात की भाषा नहीं। शुभंकर जी, शुभंकर जी ऐसी भाषा नहीं। शुभंकर जी को बोलने दिया जाए, लेकिन शुभंकर जी इस तरह की भाषा मत बोलिए, सारे सम्मानित मेहमान हैं, चैनलों पर ऐसे इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये लोग जो है करप्ट लोग हैं, इनको जफर जी मैं आऊंगा आपके पास, सर मैं आपके पास आऊंगा तो अपनी बात रखिएगा, इनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। जवाब नहीं, बोलिए शुभंकर जी, बोलिए। जवाब नहीं इसलिए भाग रहा है ये भागेगा इसलिए कि फाइल लेके भागी ममता बनर्जी। शुभंकर जी अपनी बात रखिए। अरे भागेगा ये, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात करना चाह रहे हैं। बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। जफर इस्लाम हम बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ ये डाकू लोग हैं, ये लोग करप्ट लोग हैं, ये लूटने वाले हैं, लुटेरे लोग हैं। इन्होंने जिस तरह से क्या कह रहे हैं कि मैं बैठा हुआ हूं जफर इस्लाम का मुकाबला करने के लिए। भाई आपके लोग हैं जिस तरह से कट रही है, जिस तरह से इसका मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उसका जब फर्द हो रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है, इसका जवाब नहीं है ना। कैसे बोल के क्या जवाब देंगे कि मुख्यमंत्री जाके वहां अपने अधिकारियों के साथ फाइल छीन के भाग रही? मुख्यमंत्री ने हौसला दिखाया, नहीं मुख्यमंत्री ने कहा प्रवक्ता भागेगा, गृह उसके प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है। नहीं उनके प्रवक्ता भाई आप जहाँ साहब ऐसा है, जहाँ साहब आपकी पार्टी तो हार चुकी है, लेकिन मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अरे जफर भाई अभी नए आए हो बीजेपी में, बात करने का तरीका नहीं है। आपसे ज्यादा टाइम बीजेपी में काम किया है मैंने, रग को जानता हूँ बीजेपी की, मैं कई बार मिले रहा हूँ बीजेपी से, बीजेपी में काम कर चुके हैं अनिल जफर भाई। आप अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अच्छे नेता नहीं, आप एक तरह से अरे मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब फाइल लेके भागो उसके हमायती मत बनिए। आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे प्रवक्ता नहीं हैं, आप तोते की तरह मत बोलिए। अरे मुद्दे पे भाई आप व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं, एक दूसरे पर क्यों बोलने लगते हैं? अच्छा आप थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिए, मैं आप देवी के पास थोड़ा चला जाता हूँ। वालों के पास कोई जवाब नहीं है, उनके हमायती मत बनिए आप। ठीक है जफर भाई, एक मिनट, मैं अवधेश जी के पास चला जाता हूं। अवधेश जी, सवाल मेरा ये है, अगर कोई किसी से कुछ पूछता है, इसमें विचलित होने की क्या जरूरत है? शुभंकर भट्टाचार्य जिस तरीके से अनर्गल प्रलाप करके आरोप लगाकर चलते बने, जब तर्क कम हो जाते हैं तब इंसान भागता है, तभी वो पलायन करता है। देखिए ऐसा है कि अब कोई भाग जाता है, टेलीविजन चैनल गलत है, पत्रकार गलत है, सीबीआई गलत है, ईडी गलत है, कोर्ट मिली हुई है, इलेक्शन कमीशन मिला, इसका तो कोई उत्तर नहीं है ना। अब देश की पार्टियां, आम आदमी पार्टी के सभी प्रमुख नेता जमानत पर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता जमानत पर हैं, तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जमानत पर हैं या जेल में हैं और कोर्ट के आदेश से जेल में है। आरजेडी के नेता जेल से जो है जमानत पर यहाँ, और आज ही कोर्ट ने उन पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। अब ये लोग अगर बैठकर देश में ईडी और सीबीआई पर क्वेश्चन उठाते हैं और कोर्ट इनको सजा देती है, कोर्ट जल्दी जमानत नहीं देती है, तो ये जी न्यूज की विश्वसनीयता पर क्वेश्चन है। इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो कुछ अभी ममता बनर्जी ने किया है, पहले ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर ये प्रस्ताव पारित कराया कि सीबीआई को हम पश्चिम बंगाल में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि संविधान के तहत हमने जो कहा था कि सीबीआई के साथ जो हम खत्म करते हैं उस व्यवस्था को। तो इस प्रकार से इस देश में शासन चल रहा है। लेकिन इस बार की परिस्थिति मुझे लग रहा है कि ममता जी के संतुलन में समस्या पैदा हुई है।
जो स्थिति बंगाल में बन रही है, जो वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन इस बार 2021, 2024, 2016, 2019 से थोड़ा भिन्न दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो इस समय जैसे गंगा सागर पर जाके बात कर रही है कि गंगा सागर का पुल नहीं बन रहा है, वहां इतने लोग आते हैं, आना चाहिए। मंदिर बनवाने की बात कर रही हैं कि मैं तो ये कोशिश हूं। वक्फ कानून को पहले कहा लागू नहीं होने देंगे, फिर वक्फ कानून लागू कर देती हैं। ठीक है अजितेश पांडे जी, शायद हिंदुओं का वोट हमसे मेरा तो एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है अजितेश पांडे जी से, आप कांग्रेस के नेता हैं। ये जो आपसी बहस शुरू हो जाती है या जिस तरीके की रसाकशी हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, एजेंसियों के नाम पर अब जो राजनीति शुरू हो गई, क्या जनता के जो बुनियादी मुद्दे होते हैं वो कहीं गायब नहीं हो जाते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि बुनियादी मुद्दों को गायब करने के लिए सब कुछ किया जाता है, चाहे जो भी करे, किसी भी पार्टी के लोग करें? बिल्कुल वही कारण है अखिलेश जी, जो आज यहाँ पे भी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। कोई भी बुनियादी मुद्दा है नहीं। मुद्दा यह है कि ममता बनर्जी ऑफिस में कैसे गई, फाइल वापस लेके कैसे आ गई। क्यों ईडी ने, सीबीआई ने पहले हेमंत सोरेन को नहीं अरेस्ट किया? तो चीफ मिनिस्टर थे, उनको कैसे अरेस्ट कर लिया? आप किस कानून के तहत ममता बनर्जी को अंदर जाने दिया? और मैं भाजपा के प्रवक्ता और सबसे अनुरोध करूंगा 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, क्योंकि मेरे को पर्सनल टिप्पणी करने का आदत नहीं है। आपने किस कानून के तहत ममता बनर्जी को अंदर जाने दिया? वो फाइल लेकर बाहर निकल गई, आपका व्यवस्था क्यों नहीं था? आप हेमंत सोरेन का अरेस्ट कर सकते हैं, आप लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट कर सकते हैं, वो जनप्रिय नेता नहीं है। तो ममता बनर्जी, जब ये पूरा स्टेज नाटक किया जा रहा है ताकि पश्चिम बंगाल में, और जो भी यहाँ प्रवक्ता बैठे वो पश्चिम बंगाल से बाहर से हैं, मैं पश्चिम बंगाल से हूं, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ ये बाइनरी पॉलिटिक्स तैयार करने का एक चेष्टा हो रहा है, जहां सिर्फ बीजेपी और ममता बनर्जी को सामने रखा जा रहा है। आज कांग्रेस इस जगह पे है पश्चिम बंगाल में कि कांग्रेस के बिना 2026 में यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है। 6000 से अधिक पीएमएलए का मामला ईडी ने किया। आज कन्विक्शन 1.89% है। क्या हुआ उन मामलों का? क्यों इलेक्शन के पहले किया गया? आप बात करते हैं कि संस्थाओं को, जो सरकारी ईडी सीबीआई है, उसका राजनीतिकरण कैसे नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर को हटाने में चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया गया? बुनियादी मुद्दाओं पे बात नहीं है, उसके लिए प्रवक्ता बताए कि चीफ जस्टिस को हटा के कैबिनेट मिनिस्टर को क्यों लाया? जवाब दीजिए, फिर आता हूं राजीव जी आपके पास। और जी ऐसा है, जवाब दीजिएगा इलेक्शन कमीशन का। अखिलेश जी, सबसे पहले तो ऐसी बात है कि ये ममता बनर्जी के इंडी ब्लॉक में है कि नहीं है ये मुझे मालूम नहीं। बंगाल में ये अकेले लड़ रहे हैं, 0 सीटें आई थी ऐसा मुझे जानकारी है। अब ये आगे इस कोशिश में है कि इनको कुछ सीटें मिले, मैं उनके शुभकामनाएं मेरी तरफ से, लेकिन मैं हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस बात को उठा रहा हूं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है वो सत्ता के रूप ताकत से बुलडोज कर रही है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को। ईडी का काम करना, ईडी एक संस्था है जिसको अधिकार है इस काम करने का, और ममता बनर्जी को कोई अधिकार नहीं है कि अधिकारियों को ले जाके वो बुलडोज करे इस प्रोसेस को। जिस तरह से उन्होंने किया, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का अपमान है। और इसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि बाद में जब वो अपने वोटर्स की लिस्ट दिखा रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी यकीन नहीं करेगा, हकीकत में तो ये देखेगा कि इसको ये कुछ न कुछ ऐसी दस्तावेज है जिसको लेके भागी है, जिससे उनको डर था कि उनके भांडे खुल जाएंगे और वो एक्सपोज हो जाएंगे। राजीव जी से मेरा सवाल है। राजीव जी एक मिनट मैं आप अनिल झा जी बार बार बीच में कर रहे हैं। मैं देखिए, मैं तमीजी से नहीं बात करता अनिल झा साहब, इसलिए मैंने कहा अनिल झा साहब बोला था, लेकिन आपने मुझे पर्सनल टिप्पणी की, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आपकी दुखती दर्द मैं समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ 13 साल से हूँ, ठीक है, भाजपा में फॉर्मली, इनफॉर्मली मैं 99 से, आपकी जानकारी के लिए, महाराष्ट्र से। और अगर आपको आज आप कह रहे, मुझे जानकारी नहीं थी कि आप बीजेपी के एमएलए रह चुके, लेकिन अगर भाई दुख दर्द ऐसा हो रहा है, दुखती रक्त है, आ जाओ आप घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो, क्यों रो रहे हो? ठीक है राजीव रंजन जी, लेकिन एक सवाल का जवाब हम नहीं जानते थे। ठीक है, हम आपको जानते हैं कि आपको क्यों लाया गया। ठीक है, बाद में बात कर लीजिएगा, आप लोग व्यक्तिगत बातचीत कर लीजिएगा। आपके पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आपको जानता हूँ कब लाया गया था आपको। बाद में फोन करके बात कर लीजिएगा। मुद्दा नहीं है, जिस मुद्दे पे हम बात करें उस पे आइए। राजीव रंजन जी, लेकिन वो सवाल जो चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है इस पूरी कार्रवाई को, बार बार जो कहा जा रहा है कि केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया जाता है, और आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे थे कि दिल्ली में अब क्यों नहीं छापे पड़ रहे हैं, चुनाव खत्म हो गया तो। देखिए, दिल्ली में भी छापे पड़ेंगे अगर जरूरत पड़ी। राजनेताओं के नाम जब
आते हैं ईडी की कार्रवाई में या सीबीआई के छापे में तो चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन ईडी की रूटीन कार्रवाई बिहार, दिल्ली सब जगह समय समय पर होती रही है। इसमें असामान्य कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, देखिए राइटर्स बिल्डिंग की उस घटना को याद कर लीजिए। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। एक जन आंदोलन के दौरान जो एक तेवर और एक जो चेहरा ममता जी का था, एक लोकप्रिय जन आंदोलन से उपजी हुई नेता है, लेकिन वो तानाशाह बन गई। और जिस तरीके का भारत एक लोकतांत्रिक संघ है, गलत है। और यहाँ राज्यों के साथ जो केंद्र के जो रिश्ते हैं उनके लिए संवैधानिक प्रावधान है, केंद्रीय एजेंसियों की जो भूमिका है, उसमें इस तरीके का अनावश्यक टकराव जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो तो कहीं नहीं होता है। सुबोध जी, इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं हो सकती। आप पूर्वाग्रह दुराग्रह का आरोप लगा सकते हैं। ये टकराव अनावश्यक था जैसा कि राजीव रंजन कह रहे हैं। अखिलेश जी फिर से दोहराइए। मैं कह रहा हूं कि यह टकराव अनावश्यक था। ममता बनर्जी को वहां नहीं जाना चाहिए था। ईडी की जब कार्रवाई चल रही थी, मुख्यमंत्री वहां क्यों पहुंच गई? देखिए, जब ईडी इस तरीके का काम करेगी जो कि असंवैधानिक तरीके का मुझे लगता है कि काम है, वो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी कह रहे थे कि कन्विक्शन रेट, अभी अवधेश भाई यहाँ बता रहे थे कि भाई 94% कन्विक्शन रेट है। ये 94% कन्विक्शन रेट उसका है जो ट्रायल में गया है, ट्रायल में ही नहीं गया। लगभग 20,000 केसेस हैं आईटी और ईडी की, जिसमें से ईडी की लगभग 11,000 केस है और पीएमएल का जो केस किया तो एक 7,000 केस है। 7,000 में से 120 के ऊपर कन्विक्शन होता है। तो इस तरीके का जब ईडी काम करेगा तो सस्पिशियस के नेचर पे चला जाता है और लीडरान खासकर इलेक्शन के समय जब ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही था। लेकिन आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए कैसे किसी को पता चल सकता है, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मुख्यमंत्री पद पर ही क्यों ना हो, कि इस मामले का सच क्या है, करप्शन हुआ कि नहीं हुआ, एजेंसियों के काम में बाधा डालना क्या सही है। जनता के विवेक पर ही मैं छोड़ता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जी न्यूज।